तो मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का आपके चहेते यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज प्रिय साथियों, हम जो है सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, ये फर्स्ट पेपर हुआ था कब 31/10/2018 को, यानी कि ये जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2018 वाली जो भर्ती परीक्षा है, उस भर्ती परीक्षा का जीके का जो पहला पेपर है वो है। इसमें कुल क्वेश्चन आए थे 100 और पर क्वेश्चन का अंक था 2, तो ये टोटल 200 अंक का पेपर है। और इसकी जो टाइमिंग रही है वो कितनी रही है, इसकी दोस्तों जो टाइमिंग रही है वो रही है कितनी, इसकी जो टाइमिंग रही है वो कितनी रही है, 2 घंटे की टाइमिंग रही है। साथियों, मूल रूप से बात करें इस तथ्य को लेकर कि हमारी जो ये भर्ती परीक्षा हुई है, इस भर्ती परीक्षा के भीतर हमारे जो 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 क्वेश्चनों के ऊपर हम डिटेल से एक एक चीज़ को जो है एनालिसिस करेंगे और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर बातें करेंगे। तो हम आज का जो पहला सेगमेंट है, पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं और आपको ये सही से दिखाई देना चाहिए। और पहला जो आपके सामने क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सा है, मेमंद नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। तो साथियों, मेमंद हमारा एक आभूषण होता है जो शरीर के कौन से वाले भाग में पहना जाता है, सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर। तो दोस्तों ये सिर का आभूषण है। सिर का मतलब हो गया हमारा जो सिर होता है, माथा जिसे अपन बोलते हैं, उसका क्या है, ये आभूषण है, कौन सा, मेमंद। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयदान देथा का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से, लोक साहित्य से। ध्यान रहे दोस्तों, विजयदान देथा राजस्थान के एक लेखक थे, साहित्यकार थे, तो इनका संबंध किससे है, लोक साहित्य से है। किससे है, लोक साहित्य से है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख किस वंश की इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था और इसमें राठौड़, सिसोदिया, चौहान और प्रतिहार, तो इनमें से किसको माना जाएगा। इसमें दोस्तों अजमेर और जो हमारे शाकंभरी के चौहान हैं, वासुदेव चौहान का उल्लेख हमें कौन सा शिलालेख से मिलता है, बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। इसके बाद में अगला है, हल्दीघाटी के युद्ध में, हल्दीघाटी के युद्ध में, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो ध्यान रहे, राणा पुंजा, लूणा चावंडिया, जीवाशाह, तारा भील। तो ध्यान रहे, इसका उत्तर माना जाएगा दोस्तों, हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था तो उसमें भील सेना की जो कमांड संभाली थी वो किसने संभाली थी, वो संभाली थी राणा पुंजा ने। किसने संभाली थी भाई, राणा पुंजा ने संभाली थी। इसके बाद में किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे कौन, राव चंद्रसेन। मारवाड़ के जो शासक थे कौन, राव चंद्रसेन जो है इसके क्या माने जाते हैं, पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे, बैराट, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो ध्यान रहे दोस्तों, कौन सी सभ्यता थी ये जो आहड़ सभ्यता है, उदयपुर आहड़ सभ्यता को ही ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक ऐसा ही प्रश्न और आता है, जो गणेश्वर सभ्यता है उसे ताम्र सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे। ध्यान रहे दोस्तों, एक नागौर सम्मेलन के नाम से एक अकबर ने एक प्रोग्राम रखा था, उसके बाद में राय सिंह को एक गद्दी मिली थी और वो गद्दी कब मिली थी, ये गद्दी मिली थी दोस्तों 1574 में। कब मिली थी, 1574 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,063 वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान का, इसका जो राजस्थान का है 2 लाख के आसपास जो है वो इसका भारत का कितना है। तो राजस्थान का अगर हम इसमें हम देते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं तो कितना निकलता है, 10.41%। कितना निकलेगा, 10.41%। इसके बाद में अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, गंभीर, मेसवा, माही, जाखम, काली सिंध, परवन, साबरमती, निजाम। तो ध्यान रखिए दोस्तों, गंभीरी जो नदी है उसकी सहायक जो है वो कौन सी नहीं है, मेसवा नदी उसकी सहायक नदी नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ए इसका जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि मेसवा, वेत्रक ये साबरमती की क्या है, सहायक नदियां हैं। इसके बाद में अगला है,
राजस्थान के संभाव्य वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो राजस्थान के किस जिले में इसकी वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर जो है दोस्तों, जहां सर्वाधिक गर्मी पड़ती है या सर्वाधिक सर्दी पड़ती है, उस जिले को इसका जो है बेस्ट आंसर माना जाता है। तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा इस हिसाब से? तो ये माना जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर इसका क्या है? बेस्ट आंसर रहेगा और ये सही भी है। इसके बाद में अगला है सुमेलित वाला। निम्न को सुमेलित कीजिए। क्षेत्र है एक तरफ स्थानीय नाम है, एक तरफ कुछ जिले हैं और एक तरफ उनके भौगोलिक कुछ नाम हैं। पहला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र है हम इसको कहते हैं कौन सा क्षेत्र? वागड़ कहते हैं भाई। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम वागड़ कहते हैं। इसके बाद में डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का जो भाग है ये कहलाता है दोस्तों बोमट कहलाता है। आबू पर्वत खंड जो है अर्बुद कहलाता है। कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र जो है दोस्तों ये क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा? तो अब आप देख सकते हैं इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो ये वाला सही माना जाएगा। इसके बाद में जनगणना 2001 व जनगणना 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई? ध्यान रहे दोस्तों, दो बीच के वर्षों के 10 साल के दरमियान जो किन किन जिलों में कमी आई है उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या माना जाएगा? इसका उत्तर माना जाएगा राजसमंद और चूरू। ये दो जिले हैं जहां पर राजसमंद में आपको मैं बता दूं 1000 से ऊपर जो है लिंगानुपात था, जो घटकर अभी कम हुआ है। तो राजसमंद और चूरू में क्या हुई है? लिंगानुपात में कमी हुई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल सही बात। दूसरा, राजस्थान में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। बिल्कुल दोनों बात सही है। तो ध्यान रहे दोनों एस और दोनों इसके क्या हैं? सही स्टेटमेंट हैं। ध्यान रहे दोनों इसके क्या हैं? सही स्टेटमेंट हैं। इसके बाद में अगला है आपके सामने, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिला है, एक तरफ पर्यटन स्थल है। पहला है जिला अलवर। अलवर में कौन सा पर्यटन स्थल है भाई? ध्यान रखिए, अलवर में है पांडुपोल। पांडुपोल जो है बर्तरी सृष्ट का अभ्यारण्य के पास में है। अजमेर में है सोनी जी की नसिया, बिल्कुल सही है। बीकानेर में कोलायत जहाँ कपिल मुनि का मेला लगता है। भरतपुर डीग जो है महाराजा सूरजमल के और उनके पिता जो थे उनके समय जो बने हुए जो है डीग के मेल। तो इसका जो आंसर जो है सही क्या माना जाएगा? अब आप देख सकते हैं इसका सही जो आंसर है वो क्या माना जाएगा? पहले का डी। तो डी ए के ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें ठीक बैठ रहा है। इसके बाद राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? अब आपको ये जीके की किताब में सब प्रश्न नहीं मिलता है। ये हम बहुत सारा पढ़ने के बाद हम एक प्रकार से इसके तथ्यों को जब हम सम्मिलित करते हैं तब ऐसे प्रश्नों को हम पता कर पाते हैं। तो अब आप ऐसे प्रश्नों को शायद छोड़े नहीं, ऐसे प्रश्नों की आपको रिस्क लेने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर चला जाता है। क्योंकि जो बच्चे ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं शायद उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आता है। तो बाजार नहीं, कच्चे माल की उपलब्धता, बिल्कुल सही। राजस्थान में क्या है कि कच्चा माल जो है बहुत ज्यादा है। किसके मामले में? चूना पत्थर जो है राजस्थान में ग्रेड स्टील और जो बाकी प्रकार के जो चूना है, सानू क्षेत्र जो है जैसलमेर का है, चित्तौड़गढ़ वाला जो एरिया है, ये पूरा चूना जो एरिया है, इस वजह से राजस्थान में सीमेंट उद्योग जो है उसका स्थानीयकरण क्या हुआ है? अधिक हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। शायद इसका उत्तर जो है मेरे अकॉर्डिंग अगर ठीक बैठेगा तो, क्योंकि इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो है आर्द्र पूर्व जो है दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र पूर्वी दक्षिणी राजस्थान मैदानी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। हाँ भाई। अगला इसके बाद में अगला है राजस्थान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया गया था? दोस्तों मेवात क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के 2 जिलों में चलाया गया था और ये 2 जिले कौन कौन से हैं? अलवर और भरतपुर, जहाँ पे मेवाती भाषा बोली जाती है और यहाँ मेव जो जनजाति है उसका बाहुल्य क्षेत्र है। मेव जाति का यहाँ पे क्या है? बाहुल्य क्षेत्र है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हरमटन जो एक पवन है जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर माना जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में चलती है भाई साहब।
हरमटन पवन। तो हरमटन एक गर्म पवन है जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। गिन्नी तट से होती हुई अफ्रीका महाद्वीप में सारा मरुस्थल की तरफ जो है आगे बढ़ती है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं। तो दोस्तों आप सबको इस बात का पता होना चाहिए, हमारे दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये हवा इस तरफ चलती है, तो आप इस तरफ का बताओ, तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण, और इस तरफ की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, पश्चिम। तो इसका आंसर पहला ही सही माना जाएगा, कौन सा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम इसका जो है सही आंसर माना जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर माना जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर माना जाएगा 2, 20 का उत्तर होगा भाई 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य कथन है। और चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है, बिल्कुल, जब मानसून लौटता है तो उसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। और ये मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल होता है, इसे कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु का जो तट है, वहाँ वर्षा होती है, इसलिए इसके दोनों ही सेगमेंट जो है वो क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। दोस्तों इसमें अगर हम माइनर बात करें और इसमें तथ्यात्मक आंकड़ों की बात करें तो ये तो कोलकाता भी इसका ठीक है और इसका चेन्नई भी ठीक है, परंतु आरपीएससी ने इसका जो सही और सटीक उत्तर माना था वो कोलकाता को माना था, कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या माना गया है, कोलकाता माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या माना जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है, कौन सा है, भारत में कौन सा वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। दोस्तों अब तक भारत के 2 ऐसे वर्ष रहे हैं, एक में सर्वाधिक सकारात्मक वृद्धि हुई है और एक में नकारात्मक स्थिति देखने को मिली है। तो ये खाई का जो वर्ष है 1921 का, जो 2011 से 2021 के मध्य का जो आंकड़ा था, वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कमी, ऋणात्मक जो परिवर्तन देखने को मिला था, इसलिए यहाँ 21 ही माना जाएगा। अगर सर्वाधिक पूछता तो इसका उत्तर क्या होता, सी होता। अभी इसका वर्तमान उत्तर क्या रहेगा, 21 डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, महान सीमा भ्रंश पृथक करता है, इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है और ये पर्वतीय भाग, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी भ्रंश सीमा जो है कौन से हिमालय को अलग करती है। तो हमारी 4 भ्रंश सीमाएं हैं, उनमें से इन्होंने पूछा है महान सीमा भ्रंश जो है वो किस किस को अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। लघु हिमालय से महान हिमालय के मध्य के क्षेत्र को, यानी इसका उत्तर 2, लघु हिमालय और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, और इसका लघु हिमालय इसका क्या माना जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद में अगला है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है भाई बांग्लादेश के साथ में, ध्यान रहे बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323, म्यांमार के साथ 1600 के आसपास है, चीन के साथ 3400 या 3800 के आसपास सीमा रेखा लगती है। इसके बाद अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों ये एक प्रकार से प्रवाल भित्ति है, समुद्र में 3 प्रकार के प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं, उनमें से ग्रेट बैरियर रीफ जिसे अवरोधक बोलते हैं ना, और ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इसने माइनर ऑप्शन ऐसे दे दिए हैं कि दोनों में से छांटना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और पश्चिमी तट, इसमें से में छांटना पड़ेगा। और ध्यान रहे दोस्तों, इसका उत्तर माना जाएगा सही कौन सा वाला, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। कौन से तट पर है, पूर्वी तट पर है, तो इसका उत्तर माना जाएगा 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। तो मृदा अपरदन की समस्याएं जो जुड़ती हैं, यानी कि मृदा अपरदन क्यों क्यों होता है, अत्यधिक वर्षा, जब वर्षा होगी तो पानी बहेगा, बिल्कुल सी बात है, मिट्टी उसके साथ बहेगी। वनों की कटाई होगी तो भी जो है मृदा अपरदन होगा। अत्यधिक खेती के कारण भी मृदा अपरदन होता है, अतिचारण के कारण भी जो है मृदा अपरदन होता है। तो मेरे हिसाब से इसके जो चारों ही सेगमेंट हैं वो ठीक माने जाएंगे। चारों सेगमेंट का मतलब हो जाएगा A B C D, यानी कि 2 इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से आपको
3 स्टेटमेंट हैं, उनमें से सही वालों को छांटना है, गलत को हटा देना है। तो हम पहला जो है पढ़ते हैं, वो क्या है। प्रस्ताव प्रस्तुति की अनुमति प्रश्नों के बाद उस दिन के कार्य का सूची प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होती है। बिल्कुल सही बात है। अनुमति मांगने वाले सदस्यों को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देती है। ये बात बिल्कुल सही है। और अगला है, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। दोस्तों 10वें भाग से नहीं होता है, इसका 2/3 होता है। तो इसका मतलब हो गया है सी गलत है। अब सी गलत होने का मतलब हो गया है इसमें सी को हटा देना है। जिस इसमें सी है तो सी एक में इसमें सी है, तो अकेला जो है ऑप्शन नंबर एक बच गया है। एक में क्या नहीं है, सी नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, राजस्थान में एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे थे जिनको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद प्राप्त हुए हैं। हमारे राजस्थान के पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे कौन, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल का संबंध दौसा से बताया जाता ना, ठीक है। इसके बाद में अगला है, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। तो ध्यान रहे दोस्तों, एक तो इसका जय नारायण व्यास और एक है भैरव सिंह शेखावत। ए और डी देखिएगा, ए और डी 2। तो ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो किसी भी मंत्री परिषद के या किसी भी विधानसभा मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो युग्म सुमेलित छांटना, हमने एक तरफ लिखे हुए मुख्यमंत्री, एक तरफ लिखे हुए मुख्य सचिव, तो हमें क्या छांटना है, असुमेलित छांटना है। मोहनलाल सुखाड़िया के साथ KPU मेनन बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला के साथ में ये गलत है। शिवचरण माथुर के साथ में मोहनलाल, मदन मोहन कृष्णवल्ली बिल्कुल सही है। भैरव सिंह शेखावत के समय TV रमन बिल्कुल सही है। यानी गलत को छांटना है। बरकतुल्ला और RD माथुर वाला जो है इसमें सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नांकित में से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं। तो इसमें से हमें ऐसे ऑप्शन छांटने हैं कि इसमें कौन कौन से जो है राजनीतिक मंत्रिमंडल से संबंधित हैं। पहला है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, बिल्कुल सही है। ऐसे आर्थिक राजनीतिक विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाहरी और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। तो दोस्तों इसका मेरे अकॉर्डिंग जो है क्या आंसर माना जाएगा, इसका मेरे अकॉर्डिंग जो है मूलतः इसका आंसर जो है वो क्या माना जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग मेरे अनुसार इसके जो है तीनों ही सेंटेंस इसके क्या है, सही हैं। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाहरी और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। दोस्तों ये इसका गलत होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका A और B होना चाहिए, ठीक है। और देख लेना भाई, इसका थोड़ा सा मुझे भी इसका आइडिया नहीं बैठ रहा। अगला है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति होते हैं। दोस्तों हमारा पश्चिमी जो सांस्कृतिक केंद्र मंडल जो है उदयपुर में बना हुआ है, उसके कौन पूछ रहा है आपसे ये, उसके सभापति कौन होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही माना जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल जो होते हैं इसके सभापति के रूप में माने जाते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उनको उसके कार्यकाल के बाद में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो हमें उनमें से सुमेलित नहीं है को छांटना है। तो ध्यान रहे, मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। हरिदेव जोशी त्रिपुरा, शायद ये त्रिपुरा वाला। शिवचरण माथुर आसाम गए थे, जगन्नाथ बिहार गए थे, बिल्कुल सही है। हरिदेव जोशी त्रिपुरा वाला जो है ये असुमेलित है, ध्यान रखना। हरिदेव जोशी वाला जो है इसमें सही माना जाएगा। निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था। ध्यान रहे दोस्तों, इसका उत्तर है सन 2000 में। इसका जो है सन 2000 में जो है सही आकलन किया गया था स्थायी समितियों का। इसके बाद में है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स
के पहले अध्यक्ष बने थे। दोस्तों ये 1919 का जो अधिनियम है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर 1919 में अलेक्जेंडर मुंडीज बिल्कुल सही है पैट्रिक, हाँ अलेक्जेंडर मुंडीज इसके जो है सही आंसर माना जाएगा। अलेक्जेंडर मुंडीज इसके जो है क्या बने थे, पहले अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में है निम्नांकित में से किसने ये मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा। इसका सही आंसर होगा सैमुअल हंटिंगटन, फ्रांसिस फुकुयामा, रोनाल्ड रीगन, बराक ओबामा। तो इसका सही आंसर माना जाएगा दोस्तों सैमुअल हंटिंगटन, यानी एक इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। अगला है भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई? किसको दिलवाई गई थी भाई? इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, आई के गुजराल। तो मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी देसाई के समय एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती ने इनको क्या दिलाई थी भाई? शपथ दिलाई थी। इसके बाद में है अगला ग्रीन पीस संगठन की स्थापना। ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? दोस्तों इसका आंसर जहाँ तक है 1971 में ग्रीन पीस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला है इसके बाद में अगला है अगला क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच गए भाई अपन। किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था जारी या निरंतर रहे। तो इसके लिए एक समिति बनी है दोस्तों, संतानम, राजमन्नार, सहकारी आयोग और पुंछी आयोग। तो ध्यान रहे इसका सही और सटीक आंसर है राजमन्नार समिति के तहत ये घोषणा की गई थी। इसके बाद में अगला है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? जैसे राजस्थान में आरपीएससी, सेंटर में यूपीएससी। तो यूपीएससी का गठन, राज्य में आरपीएससी का गठन किसके अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद, इसका उत्तर माना जाएगा 3, अनुच्छेद 315 के तहत जो है ये घोषणा की जाती है। इसके बाद में अगला होगा आपके सामने, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समितियों का अनुमोदन अपेक्षित है? तो इसमें हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बिल्कुल सही है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बिल्कुल सही है, और अध्यक्ष रेल बोर्ड। तो इसमें हम ऑप्शन छाटेंगे जिसमें तीनों हो, तीनों ए बी सी, यानी कि इसका उत्तर माना जाएगा 4, ए बी सी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कीजिए। एक जो है, एक तरफ लेखक है, एक तरफ पुस्तकें हैं, हमें लेखक और पुस्तक को मैच करवाना है। तो इसमें से ये जो है सेंटेंस को मैच करने के लिए हमें एक बार देखना पड़ेगा। इसमें पहले का होगा, भगवती जी की किताब थी इन डिफेंस ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद में दूसरा है जोसेफ स्टिग्लिट्ज की बुक है, कौन सी? ये फर्स्ट वाली। और इसके बाद में उल्रिक बेक जो है उनकी पुस्तक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो इसका जो आंसर माना जाएगा, ये 2 जो बैठ रहा है उसका सही आंसर माना जाएगा। अगला है इसके बाद में, निम्नांकित में भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध चुने गए? देखो बीडी जत्ती, राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और वीवी गिरी। तो इसके ए और सी कहाँ, कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर के ऑप्शन में है ए और सी, 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला खान, ये 2 जो है निर्विरोध चुने गए हैं। इसके बाद में अगला है असम गण परिषद की। दोस्तों इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है, शायद ये 85 होना चाहिए मेरे हिसाब से। असम गण परिषद 1985 में होना चाहिए भैया। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संविधान की तरफ एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ शब्दावली है। तो दोस्तों बहुत माइनर प्रश्न है, इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर माना जाएगा 304, राष्ट्रपति की स्वीकृति 304 वाला जो है चौथा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। इसके बाद में है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर माना जाएगा 262 में इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो
तो दोस्तों इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ मैं आपको। जॉन फोस्टर डलेस ने इसका जो है उत्तर दिया था एक सिद्धांत। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों ये पर्यावरण को बचाने के लिए है। पर्यावरण का मतलब हो गया है भूमंडलीकरण, उष्मीकरण को कम करने के लिए, जो हमारा उष्मन ताप है, तापमान को कम करने के लिए जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था ना। 2003 में किस देश में रोज रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति हुई थी? 2003 में ये उत्तर माना जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया जो देश है CIS का एक मेंबर है और यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जब UNO का स्थापना हुआ था उससे पहले कुछ सम्मेलन हुए थे, उसमें एक प्लान बना था जिसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव, तो इसका HSN जो प्लान है नंबर 4 ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगला है निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है तो एक तरफ वर्ष दे रखा है, एक तरफ आधिकारिक यात्रा दे रखी है। अटल बिहारी की यात्रा चीन की 1979 बिल्कुल सही है। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 ये भी बिल्कुल सही है। चीन के प्रधानमंत्री ली पेक की भारत यात्रा ये गलत है भाई, इसका 3 जो है वो सही होगा, 3 वाला। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा 1996 ये सही है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है बीसलपुर बांध में पानी की आवक क्षमता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? दोस्तों अभी करंट का प्रश्न है ये। ब्राह्मणी और बनास परियोजना मिलाकर बीसलपुर बांध में लाई जा रही है, तो इसका उत्तर 2 सही माना जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू प्रवेश किया था? करंट का प्रश्न 2018-20 में जो करंट का प्रश्न बना है, तो अभी हम 22 में एग्जाम दे रहे हैं तो 22 के करंट के प्रश्न पढ़ने हैं। तो इसका टोंक जिले के थे खलील अहमद, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के लिए प्रवेश किया गया था। अगला है हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? राजकीय चिकित्सालयों, विद्यालयों, छात्रावासों, रोडवेज। दोस्तों ध्यान रहे हम टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य सा उत्तर है, आप इसे कॉमन सेंस के लिए भी यूज में ले सकते थे। राजकीय विद्यालयों में इसका उत्तर 2 माना जाएगा। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है? तो भीलवाड़ा में ये जब हुआ था वसुंधरा राजे के समय, तो वसुंधरा राजे उस समय CM थी, तो वसुंधरा राजे से नाम मिलता जुलता है क्या कोई? है बिल्कुल, राजमाता विजय राजा सिंधिया। तो ये इसका उत्तर 3 सही माना जाएगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाएगी? शायद ये योजना जो है दोस्तों 2016 में मई या जून में स्टार्ट हुई थी और इसमें आज भी योजना चालू है। और इस योजना के तहत एक बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह की उम्र तक जो है 50,000 रुपये का इसमें सहायता राशि दी जाती है। योजना अभी भी चालू है वर्तमान में। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है? ध्यान रखिएगा दिशारी एक ऐप है, नंबर 1 ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? दोस्तों ध्यान रहे 2 वर्ष का। एक महिला कर्मचारी को अपने पूरे जीवन काल में कितने वर्ष का? 2 वर्ष का जो है शिशु जो देखभाल होता है, जो क्या बोलते हैं इसको, केयर लीव के लिए 2 साल का जो है वो कंसेशन यानी छूट दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। 60 का है निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? धौलपुर, बारा, सिरोही और चूरू। तो दोस्तों इसका डेल्टा रैंकिंग में 2018 करंट का प्रश्न, इसका उत्तर माना जाएगा चूरू, नंबर 4 इसका सही आंसर माना जाएगा। राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये अन्नपूर्णा योजना जयपुर जिले से प्रारंभ हुई थी 2 जुलाई 2018 को। ध्यान रहे हम 2022 में अब इसको पढ़ रहे हैं, तो ये योजना बंद कर दी गई थी और अभी इसकी जगह एक बाल गोपाल करके योजना चलाई जा रही है और अब इस योजना के तहत बच्चों को उसी रूप में इस योजना को दोबारा से लागू किया जाएगा। लेकिन अब इस योजना में जो दूध है वो कैसा दिया जाएगा? इसमें एक पाउडर होगा, उस पाउडर को पानी में घोल के, शायद ऐसा ही कुछ प्रोग्राम बनाया है, तो उसमें बच्चे को 150 ml 5वीं क्लास तक के लिए, 8 तक के बच्चों को 200 ml जो है दूध दिया जाएगा, जिसे बाल गोपाल योजना के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं समुदाय? दोस्तों ये आर्थिक समीक्षा 2018 कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें 21-22 की पढ़ना है और ये भी पुराना प्रश्न है, इसको भी छोड़ो आप, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है। अभी आपको ऐसे प्रश्न करंट के पढ़ने हैं। हाँ ये करंट का प्रश्न, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो हमारी नेशनल जो इनकम होती है उसकी बात चल रही है, तो इसमें डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट में।
एनपीएफसी। तो एनएनपी इसका जो है नंबर 4 इसका आंसर सही माना जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के अनुसार वर्तमान में आईआईपी गणना का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों इसका आधार वर्ष जो माना गया है वो माना गया है 2011-12, यानी ऑप्शन 4 इसका सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, बिल्कुल सही कथन है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। दोनों ही कथन, दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों इसके सही हैं, और दोनों ही कथन जब स्टेटमेंट सही हो जाते हैं तो इसका ये 3 वाला जो ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में से मेल नहीं खाता, यानी एक गलत नहीं, एक गलत उसको छांटना है। जमा राशि पर ब्याज, बिल्कुल सही है। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, ये नहीं है भाई। खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। और भारत में मुद्रा का अंकन कहीं भी भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान स्थानांतरण, बिल्कुल सही है। ट्रांसफर, बिल्कुल सही है। तो इसका 10 जो है 2 नंबर का ऑप्शन, 10 लाख रुपए का दुर्घटना कवरेज है, जिसमें कम राशि रखी गई थी, तो इसका आंसर सही माना जाएगा। अगला इसके बाद में है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का। हाँ भाई, अब आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन जो है आपके साइकोलॉजी के हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम संस्कृति से दिए गए सभी विकल्प, दोस्तों ध्यान रहे इसके सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो है सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही बात। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। अधिगम का व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। दोस्तों इसका 3 नंबर का जो गलत, यानी कि इसमें गलत छांटना है, तो 3 इसका सही माना जाएगा। अगला इसके बाद में, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सकती है। दोस्तों TAT टैट मॉर्गन और मुर्रे का है, तो ध्यान रखना ये किसके लिए है? व्यक्तित्व के लिए है। ऑप्शन इसका 3 जो है वो सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, उन्हें सीख लिया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये एक नियम है थॉर्नडाइक का, कल्पना का, प्रभाव का, तत्परता का और सापेक्षता का। तो इसका उत्तर माना जाएगा दोस्तों प्रभाव का नियम। इसका उत्तर माना जाएगा थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा माना जाएगा? प्रभाव का नियम इसका उत्तर माना जाएगा। इसके बाद में अगला है, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित? दोस्तों बेसल आयु हमारी बुद्धि से होती है। ऑप्शन 3 इसका सही माना जाएगा। अगला है, बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र है। दोस्तों इसका सूत्र है MA/CA मल्टीप्लाई 100। तो इसमें MA/CA, बड़ा MA छोटा CA, और इसका आंसर माना जाएगा 2, MA/CA। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है, हालांकि उस समय हो सकता है इजी नहीं लगा हो। रोर्सा इंक ब्लॉक परीक्षण होता है में शामिल है। तो इसमें काले कार्ड होते हैं, कुछ रंगीन कार्ड होते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूं। इसमें दोस्तों 5 काले व सफेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड होते हैं। ऑप्शन 3 हरमन शोरा का था, ये हरमन रोशरा का जो था, इसमें ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही माना जाएगा। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत जो है क्लार्क हल का सिद्धांत है ये। इसके बाद में है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ लेवल। दोस्तों पिछले वाले प्रश्न को यहाँ लाके सेट करना है। तो मैंने लिखा था MA कितना है? 16, और इसकी वास्तविक आयु कितनी है? 25 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितना हो गया? 1600 में आपको 25 का भाग देना है, 150 में गया 6 बार, तो 6 वाला देख लेते आप, तो ये सीधा हो गया 64, यानी कि एक नंबर 64 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। 16/25 मल्टीप्लाई 100। तो इसका उत्तर माना जाएगा कौन सा भाई? 76 का A इसका सही उत्तर माना जाएगा। कौन सा उत्तर सही माना जाएगा भाई? इसका सही उत्तर माना जाएगा ये सही माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है अगला, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए क्योंकि ये शिक्षा बालक के डैश में परिवर्तन लाना चाहती है। चेतना, आत्मा, मस्तिष्क और व्यवहार। दोस्तों साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान है, 4। ऑप्शन 4 इसका सही माना जाएगा। व्यवहारवादियों ने माना ये। अभिवर्ती, अभिरुचि, अभिवर्ती, उपलब्धि का लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र से है? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, चारित्रिक विभिन्नताएं। दोस्तों इसका ध्यान रखना, यह है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये होता है ऑप्शन 3 इसका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, निम्नलिखित में से
गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन चिन्ह सिद्धांत है, टोलमैन का बिल्कुल सही है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन का है, ये भी सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा का था, ये इसमें जेरोम ब्रूनर जो तो संज्ञानवादी है, ये तो गलत हो जाएगा। और पर्यटन त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक का, ये बिल्कुल सही है। तो इसका 3 जो है वो दोस्तों गलत है, तो इसका उत्तर सही माना जाएगा 3। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम वातावरण, केवल वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। दोस्तों इसका दोनों ठीक हो जाएगा, यानी कि 4 वंशानुक्रम और वातावरण इसके दोनों सही, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही है। निम्नांकित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है। दोस्तों थॉर्नडाइक ने 4 नियम बताए थे, सादृश्य, अभ्यास। दोस्तों इसका तो सीधा सा उत्तर मिल जाएगा, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, अभ्यास का नियम। वेरी गुड। इसके बाद में अगला है, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? यह संतुलित प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। ये समस्या का समाधान करता है, ये भी सही बात है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, यही तो देखना था, गलत है, क्योंकि गलत पूछ रहा है, क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका 82 का ऑप्शन क्या माना जाएगा भाई? 82 का ऑप्शन 3 माना जाएगा। सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन। दिए गए सभी विकल्प सही है भाई इसके, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है, स्वयं के ज्ञान तैयारी के बारे में जानने के लिए, बिल्कुल सही है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, दोनों बिल्कुल, ये तो सही है बिल्कुल। 3 ऑप्शन नंबर 3 ए और ब दोनों सही है। अधिगम बाधित असमर्थित बच्चे, जो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड जो होते हैं, उनके लिए पूछ रहा है। ये आक्रामक, संगठित, संगत और निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। दोस्तों ऐसे बच्चे जो होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले, अंडर अचीवमेंट्स होते हैं ये बच्चे। अगला है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित। दोस्तों ये अभी चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। क्या है? बाल केंद्रित है। क्या है भाई? ये बाल केंद्रित है, ध्यान रहे, ये क्या है? बाल केंद्रित है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को? दोस्तों गिलफोर्ड ने बुद्धि का एक त्रियामी सिद्धांत दिया था। उस बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में इन्होंने जो है एक कोष बनाए थे, ब्रैकेट बनाए थे, तो इसने प्रारंभ का पूछा है। तो प्रारंभ में थे इनके 120, बाद में इन्होंने कुछ बढ़ाए, जैसे इसका एक वो है 6 गुना 5 गुना 6, वर्तमान में ये वाला चलता है। तो 6 पंजे 30 और 30 गुना 6 180। वर्तमान में दोस्तों ये 180 पहुंच गए हैं। तो इसने पहला पूछा है प्रारंभ में, तो ये कितना माना जाएगा? 120 माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला है मुकाम। दोस्तों वापस अब राजस्थान जीके के प्रश्न आ गए हैं। राजस्थान कला और संस्कृति का प्रश्न है। मुकाम जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनात। दोस्तों मुकाम नोखा बीकानेर में शायद है ना, बिश्नोइयों के लिए है भाई, ये बिश्नोइयों के लिए है। कोटा किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उम्मेद सिंह, महाराव शत्रुसाल द्वितीय। दोस्तों इसका उत्तर है महाराव उम्मेद सिंह। 89 का उत्तर है 3 उम्मेद सिंह। श्रीमती रमादेवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही? बेंगू, बिजोलिया, बरड़ और बीकानेर। दोस्तों रमादेवी का संबंध है बिजोलिया किसान आंदोलन से, ऑप्शन 2। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय की उम्र शायद 3 वर्ष है भाई। दोस्तों इसका 1 का 3 वर्ष उम्र थी उस समय। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों ध्यान रहे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो इसका उत्तर माना जाएगा बांसवाड़ा में है भैया। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है ग्रासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से, भीलों से। दोस्तों ये दक्षिण राजस्थान में किया जाता है भीलों द्वारा। तो इसका ऑप्शन 4। किस राज्य के प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था? जोधपुर में। दोस्तों जोधपुर में कृष्णा दिवस मनाया गया था, ऑप्शन 4। आबानरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल, सिसोदिया और राठौड़। दोस्तों ध्यान रहे, ये गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित रहा है। 95 का ऑप्शन ए। किस दुर्ग को गटबिटली के नाम से जाना जाता है? तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को गटबिटली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, इसमें तारागढ़ बूंदी भी है, किला तो है, लेकिन इसका जो आंसर यही से माना जाएगा। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया, जोधपुरिया, कोल्लूमंड। दोस्तों कोल्लूमंड है, ऑप्शन 3 इसका सही माना जाएगा, कोल्लूमंड। अजमेर मेरवाड़ का
राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956, यानी कि राजस्थान के 7वें और अंतिम चरण में अजमेर मेरवाड़ को राजस्थान में 26वां जिला बना दिया था 1 नवंबर 1956 को। चारचोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में? बूंदी, सीकर, कोटा में भाई चारचोमा। जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार लगता है? दोस्तों सीकर जिले में, एक चैत्र माह में और एक आश्विन माह में इसका जो है मेला लगता है। तो ये हो गए आपके फर्स्ट सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था। एक पेपर और लगा था क्योंकि ये 2 ग्रुप हुए थे, तो एक को तो हमने हल कर लिया है। अगली वीडियो में हम जो है अगले क्वेश्चन पेपर को भी हल करने का एक सही और सार्थक प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के नोटिफिकेशन और वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।